Respected guest speaker, dear colleague, dear PG scholars, and dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. आज ट्रांजिशनल करिकुलम के इंडक्शन प्रोग्राम का 5वां दिन है, जिसमें हमारे बहुत ही अहम मेहमान दिल्ली से जुड़े हैं, डॉक्टर नदीम अहमद। आपका तकरीबन 10 से ज़्यादा 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और इसी के साथ-साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस का। आपने बीओएमएस किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर से। इसके बाद आपके कैरियर का आगाज़ होता है, और आपने सबसे पहले ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर राजस्थान के एक कॉलेज से, और उसके बाद फिर आप गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट में एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर के आप ज्वाइन हुए, और बाद फिल वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉलेज करोल बाग दिल्ली में। आपने तकरीबन 20 से ज़ायद नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं और अपने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, और मुख्तलिफ अचीवमेंट्स और पब्लिकेशन से आपके हैं जो मौक़र रसाले-जात में और जर्नल्स में शाये हुए हैं। मैं बड़े एहतराम के साथ इस मुख्तसर तारुफ के साथ डॉक्टर नदीम अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना लेक्चर स्टार्ट करें। डॉक्टर नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? कोई इंटरेक्शन तो नहीं? ओके जी क्लियर है, आवाज़ आ रही है आपकी। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अनस साहब का, हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर, हमारे बड़े भाई। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया आपने, जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारे साथी, हमारे नए लोग जो इस तिब्बी दुनिया में आए हैं, जो हमारे न्यू ज्वाइनिंग है, हमारे नए लोग, नए भाई लोग, जूनियर्स। आप तमाम लोगों का खैर मकदम है कि इस फील्ड में, इस तिब की दुनिया में आप लोग ने कदम रखा है, और मुझे ये, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, जो प्रिंसिपल कम सुपरिटेंडेंट जीटीसी पटना है, और जिन्होंने ये ट्रांजिशनल करिकुलम को ऑर्गेनाइज करवाया, और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम साहब, डॉक्टर नफीस इकबाल कोऑर्डिनेटर, एंड डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन कन्वीनर। इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे एक मौका दिया कि अब मैं अपने नए जो हमारे बैच के लोग आए, जो नए स्टूडेंट्स आए, इनसे मैं इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला, और अपनी बात इनसे शेयर करने का, अपनी तजुर्बात को इनसे शेयर करने का मौका मिला मुझे। तो तमाम इन सब बातों के बाद मैं अपनी असल बात पे शुरू आता हूँ। मुझे बुलाया गया था इस ट्रांजिशनल करिकुलम में नए बच्चों को जो जो एडमिशन वाले लोग हैं, इनको अपने बारे में या अपने इस फील्ड के बारे में तारुफ कराने का, और इस फील्ड के क्या बातें हैं जिससे कि लोग इससे और मोहब्बत बढ़े, लोगों की इस चीज़ की तरफ तवज्जो बढ़े। तो खैर, इसी सिलसिले में अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं अपना प्रेजेंटेशन जो एक पावरपॉइंट की शक्ल में मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोग उस पर तवज्जो करें।
तो मेरी स्लाइड आप लोगों को आ रही है वहाँ पे? यस सर, आ रही है आपकी स्लाइड्स। ओके, तो इंट्रोडक्शन तो मेरा हो ही चुका है। नदीम अहमद, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ, डायरेक्टर ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में, और साथ साथ एक्सटेंडेड कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ राजजिल व तजनियात, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बिया कॉलेज करोल बाग। तो बात मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा जो उस फील्ड से, उस तिब से को तारुफ कराते हुए कि जिसमें आप लोग आए हैं, आप लोगों ने कदम रखा है। बहुत बार 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट निकलते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में निकलते हैं। साइंस में भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनमें से सबसे जो रेस्पेक्टेबल जिसे कहा जा सकता है, सबसे एक्सेप्टेबल जो कहा जाता है, जिसके जब सबसे ज़्यादा लोगों का तवज्जो होती है, दैट इज़ अ मेडिकल साइंस, कि हम डॉक्टर बन जाएं। ठीक है, इसके लिए और जो साइंस में भी जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं वो ही इस तरफ आते हैं। ठीक है, तो मेडिकल साइंस क्या चीज़ है, ये इस तिब में, ये तिब क्या है, इसका मौजू क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इसको पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, और क्यों इसकी अहमियत है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूँगा। इल्म तिब, इसकी सबसे पहले हम इसकी तारीफ पर आते हैं। एक छोटी सी तारीफ, एक लाइन के अंदर इसकी तारीफ बयान की जाती है, वो है कि ये वो इल्म है वो जिसमें इंसान से बालिहाज सेहत व अदम सेहत बहस की जाती है। ठीक है, बहुत मुख्तसर सी तारीफ है, बहुत छोटी सी तारीफ है, लेकिन इसके पीछे का जो मायने है, जो मौजू है, वो बहुत वसी है। उसको सभी लोगों को समझना पड़ेगा। ये कोई मामूली इल्म नहीं है, कोई मामूली उलूम नहीं है, कोई दूसरे तमाम प्रोफेशन से अलग हटके ये इसकी एक इम्तियाजी अहमियत क्यों है, उसकी एक वजह है। इस तारीफ के अंदर दो बातें मेंशन है। पहली चीज़ जो इसमें आपको नोट आउट करनी है वो है जिस्म इंसान। आप सभी लोग, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी लोग वाकिफ़ हैं कि पूरी कायनात, ये पूरा निज़ाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, दुनिया जहान में तमाम तर मखलूक़ात पैदा करी हैं, नबातात, हैवानात, जमादात और दुनिया, ज़मीन, सितारे, तमाम तर चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह ताला ने एक तख्लीक कायम किया, पूरे कायनात कायम करी। उसके अंदर जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ जो बनाई है, जो अपनी तख्लीक की जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने बयान किया है, वो किया है जिसमें इंसान के बारे में, इंसान की खुसूसियत के बारे में। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इसको लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन नमूने में ढाला है। तो यानी अब आप सोचिए, रब्बुल कायनात जो है, जिसने तमाम जहान और ज़मीन और आसमान को बनाने वाली जो ज़ात है, उस ज़ात की टेक्नोलॉजी है, उस ज़ात का अपना काम है, और उस काम में भी वो कह रहा है कि मैंने सबसे बेहतरीन काम जो है वो इंसान बना के किया है, तो अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। अब आप सोचिए कि दुनिया जहान की तमाम चीज़ों में से सबसे बेहतरीन चीज़ जो रब्बुल कायनात ने बनाई वो इंसान है। तो सबसे बेहतरीन मॉडल, जो सबसे बेहतरीन मशीन जो है वो जिसमें इंसान है। तो अब इससे आपको डील करना है। तो इस मशीन से डील करने, इस मशीन से डील करने की वजह से, स्लाइड मूव हो रही है, नहीं हो रही? नहीं हो रही, अभी होगी, इसको अभी मैंने रोक रखा है। ओके ओके। तो इस मशीन से डील करने वाला इल्म है ये। तो जाहिर सी बात है, जब अशरफुल मखलूक़ात को आप डील कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये इल्म भी सबसे अशरफ होगा। कोई मामूली इंसान या कोई मामूली इल्म इसके लिए नहीं है। तो इसलिए क्योंकि हम दुनिया जहान को बनाने वाले उस परवरदिगार की सबसे बेहतरीन मशीन को डील करेंगे, उसकी सबसे बेहतरीन तख्लीक को डील करेंगे। इसलिए इल्म तिब जो है, मेडिकल साइंस जो है, ये सबसे ऊंचे दर्जे का इल्म है, इसको ये इम्तियाजी हैसियत हासिल है। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो है इस तारीफ का, वो है कि इंसानी जिस्म के सेहत और अदम सेहत से बहस करना है। यानी इंसानी जिस्म, जैसे मिसाल इसको इस तरह समझ लीजिए कि आपको एक मशीन खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी खरीदी, तो उस गाड़ी का एक नेचुरल एक मेंटेनेंस है जो आपको रेगुलर करना है, उसकी ज़रूरियात हैं जो आपको उसको प्रोवाइड करनी है। अगर वो आपने प्रोवाइड नहीं करी तो वो मशीन जो है धीरे धीरे, वो गाड़ी जो है धीरे धीरे ख़राब होगी। तो एक नेचुरल मेंटेनेंस, नेचुरल सर्विसिंग होती है, और उसके बाद ये होता है कि अगर उस गाड़ी में कोई खराबी हो जाए तो उसको ठीक करना है। तो दो पहलू हैं। तो इसी तरीके से जिसमें इंसान के जो है
हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मेरी आवाज आ रही है? एनीवन रिप्लाई? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसी तरह से जिसमें इंसान को भी दो पहलू पे आप इसमें पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि पहली बात ये कि इंसान की जिस इंसान को या ह्यूमन बीइंग को नॉर्मल जिंदगी, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या तदाबीर करनी है, कैसे उसको एक उन चीज़ों से प्रोवाइड करना है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को, अपने बेहतरीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। सेकंड थिंग, अगर कोई इन सब के बावजूद अगर कोई मर्ज लाहक हो जाता है, कोई डिजीज हो जाती है, जिसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है, तो अब उसको ठीक करना ये भी हमारा काम है। तो इस इल्म तिब के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि अपने एक मिनट, तो दो पहलू हैं इस उसके कि एक तो बलिहाज सेहत काम करना है, और अगर सेहत खराब हो जाए तो उसको ठीक करना है। अब आइए कि मेडिकल साइंस क्या कहती है, जो प्रेजेंट डेफिनेशन है जो मेडिसिन की। तो मेडिसिन इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग फॉर द पेशेंट, मैनेजिंग डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, पैलिएशन ऑफ द इंजरी एंड प्रॉम्प्टिंग देयर हेल्थ। ये प्रेजेंट डेफिनेशन है जो कि मॉडर्न साइंस कहता है। उसने इसी डेफिनेशन को पूरी तरीके से वाज़ेह कर दिया है। इसमें उसने बात लिखी कि ये वो साइंस है जिसमें आपको क्या क्या प्रैक्टिस करनी, क्या क्या चीज़ें देखनी। केयरिंग फॉर द पेशेंट, मैनेजिंग ऑफ द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस बनाना, उसका प्रोग्नोसिस करना, उसका फॉलोअप करना, प्रिवेंशन करना डिजीज़ को, अगर डिजीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट करना, पैलिएशन ऑफ देयर इंजरीज, अगर कोई इंजरीज है, कोई और डिजीज़, तो उसको रिकवरी कराना, और हेल्थ को प्रमोट करना। तो इसी डेफिनेशन को मेडिकल साइंस ने डिटेल में वो किया है। ठीक है। तो इन शॉर्ट मेडिसिन की जो डेफिनेशन है उसको इनकम्पास करते हुए उन्होंने लिखा कि मेडिसिन इनकम्पासेस वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस इन्वॉल्व टू द मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ बाय द प्रिवेंशन द ट्रीटमेंट ऑफ द इलनेस। सेम डेफिनेशन जो ऊपर चल रही थी, जो कदीम ज़माने से जो लिखी आ रही कि जिसमें इंसानी के बालिहाज सेहत और आत्म सेहत बहस करनी है, उसी को मेडिकल साइंस भी सेम टू सेम अप्रूव करता है इन द फॉर्म ऑफ कि हमें क्या करना है। कि पूरे मेडिकल साइंस का जो जिसे कहा जाता है एक समरी आप कर सकते हैं, दैट इज द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द इलनेस। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, तो बीमारी को होने से बचाना है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करना है, और दूसरा ट्रीटमेंट कि अगर मर्ज हो जाए तो उसको ट्रीट आउट करना है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा इल्म तिब पढ़ा जाएगा, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, और यही इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं। इस पे जब हम बात करें इस डेफिनेशन के एतबार से, तो अब ये जो इल्म तिब है, जो मेडिकल साइंस है, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा है जो हमने पहले बताया कि सेहत के एतबार से हमें काम करना है, तो इल्म हिफ्ज़ सेहत है, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि हमें जो है इंसान को सेहत को बरकरार रखना है, इंसान की सेहत को बचा के रखना है, उसको बीमार होने से बचाना है, वो सारी तदाबीर अख्तियार करनी है, वो सारे उमूर अख्तियार करने हैं जिनके ज़रिए से इंसान की सेहत बरकरार रहे, बची रहे। और दूसरी इल्मुल इलाज, दूसरा पार्ट है इल्मुल इलाज, दैट इज अ क्यूरेटिव मेडिसिन, कि अगर कोई मर्ज आ गया है तो उसका इलाज करना है। तो इल्म तिब जो मेडिकल साइंस है, जो कुछ भी पढ़ा जाएगा इन दो पहलू पे पढ़ा जाएगा। पहला ये कि प्रिवेंशन, और दूसरा ये कि ट्रीटमेंट। ठीक है, स्लाइड तो मूव हो रही है, दिख रही है ना आप लोगों को? क्लियर है? तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इस विजिबल हो रही है।
स्लाइड मूव नहीं हो रही? अभी मूव हो रही है? नो सर, अभी थर्ड स्लाइड विजिबल हो रही है, तारीफ। तारीफ के बाद से मूव नहीं हो रही, वेट। हाँ, हो गई सर। अभी फोर्थ स्लाइड है सर। इल्म हिफ्ज़ सेहत। ओके, तो यही मैं बता रहा था, इल्म जो मेडिकल साइंस है इसको दो पार्ट में इसी हिसाब से डिवाइड किया गया है कि इस पूरे इल्म को पढ़ने के दो हिस्से बनाए जाएंगे। पहला होगा हिफ्ज़ सेहत का, यानी कि जिसमें कि हाइजीन से रिलेटेड सारी चीज़ें मेंटेन की जाएंगी, इंसान की हेल्थ को बचाने के लिए, उसके हेल्थ को प्रमोट करने के सारे तदाबीर इख्तियार किए जाएंगे। वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी और की जाएंगी प्रैक्टिकली, जिनसे कि इंसान की नॉर्मल लाइफ चलती रहे और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे। सेकेंड पार्ट इसका होगा इल्मुल इलाज का, दैट इज़ द क्यूरेटिव मेडिसिन, कि अगर कोई मर्ज लाहक हो जाएगा तो फिर उसका इलाज किया जाएगा, और इलाज कैसे करना है उसके अपने अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो इस एतबार से जब इल्म तिब जो आप लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जाता है, वो बेसिकली पढ़ने के एतबार से दो हिस्से इसके तकसीम किए गए हैं। पहला है थ्योरेटिकल या टेक्सचुअल, जिसको तिब इल्मी या नजरी कहते हैं। आपको ये पढ़ने के लिए किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, लिटरेचर्स हैं, जर्नल्स हैं, लेक्चर्स हैं, आपके टीचर्स हैं जो आपको सिखाएंगे, क्लासेस में लेक्चर्स देंगे, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे सोर्सेज जिनके जरिए से थ्योरेटिकल नॉलेज आपको लेनी है, पढ़नी है, आपको पढ़ाई जाएगी। दूसरा पार्ट है प्रैक्टिकल, द तिब अमली, जो कुछ आपने पढ़ा किताबों में उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो लैब में जाके उसके एक्सपेरिमेंट करिए, एनाटॉमी पढ़ते हैं तो लैब में जाके एनाटॉमी को एक्सप्लोर करिए। उसी तरह से जब आगे चल के फ्यूचर में जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे आएंगे, जैसे हाइजीन है, गायनी है, मौलिजात है, सर्जरी है, तो इन सब्जेक्ट्स की थ्योरी इनको क्लिनिकली ओपीडीज में, आईपीडीज में या फील्ड में जाके या पब्लिक के बीच में जाके प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, कैसा इसका एप्लीकेशन होगा, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाएं। तो इस तरीके से इल्म तिब को डिवाइड किया गया है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज में। ठीक है, ये आपके पढ़ने के लिहाज से। अब आइए, यहाँ तक की बात हो गई इल्म तिब की, हमने आपको तारीफ बता दी और इसका जो तारीफ के एतबार से इसकी ग़ज़-ओ-क़ायद बता दी कि मकसद क्या है इसका। तो अब आते थोड़ा सा इसके तारीखी पस मंज़र पे चलते हैं कि इल्म तिब शुरू कहाँ से हुआ। तो यूजुअली जो एक जनरल एक कंसेप्ट है उसमें ये कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको इनकी तख्लीक करी, तो जब उनको तमाम इल्म दिया, दुनिया काफ़ी इल्म उनको इल्हाम के तौर पे दिए, तो उसमें उनको मेडिसिन का भी इल्म दिया, इल्म तिब भी उनको प्रोवाइड किया गया। इस इल्म को लेके वो इस दुनिया में आए। इस बात से कहा जा सकता है द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग इज़ द फर्स्ट डॉक्टर, कि सबसे पहला इंसान ही सबसे पहला डॉक्टर था, उसको ये सारा इल्म उसको ही मौजूद था। ठीक है, बाद में फिर ये इल्म नस्ल दर नस्ल उन बाद के लोगों में, बाद के जो अंबिया थे, बहुत जो उस ज़माने के जो उनकी जनरेशन्स में लोग आते गए, तो उनको ये इल्म जो है, ये जो मेडिसिन का जो पूरा इल्म है वो ट्रांसफ़र होता चला गया। तो अब ये एक सिलसिला चलता था कि अब इस वजह से, क्योंकि इसमें मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इस इल्म के अंदर जो मौजूद जो आपका सब्जेक्ट है वो जिस्म इंसान है, जो एक खुद अपने आप में एक सेक्रेट चीज़ है, एक हाँ इसकी एक डिग्निटी है, तो उसकी डिग्निटी को मेंटेन करते की वजह से इस इल्म को भी एक डिग्निटी मिली, एक रुतबा मिला, एक इसका एक वक़ार बनाया गया, इसके अंदर एक रेस्पेक्टेबल एक इसका स्टेटस है। तो उसको मैं देखते हुए इस इल्म को जो है पहले ज़माने में इन लोगों ने, जो उस ज़माने के जो महज़्ज़ब लोग हुआ करते थे, जो नेक लोग हुआ करते, जो पाकीज़ा लोग होते थे, जो अल्लाह वाले लोग होते थे, उन तक ये इल्म महदूद था, वो लोग इसको प्रैक्टिस करते थे। और लोगों के बीच में भी आम राय यही थी कि भाई ये जो मर्ज़ है ये अल्लाह की तरफ से है, खुदादाद मर्ज़ है, तो उसको ठीक भी अल्लाह ताला ही की तरफ से होगा, और ये होता भी है बेशक। लेकिन वो कहते थे कि ज़रिया जो है इसका, जो ठीक करने का जो ज़रिया है, वो ये पैगंबर लोग या ये वलीउल्लाह लोग या ये जो सूफ़ी लोग हैं, सेंट लोग हैं, ये लोग कर पाएंगे। आम आदमी इस चीज़ को टच नहीं करता था और ना इसको किया था। तो ये सिलसिला चलता चला आया। यूनानी सिविलाइजेशन में जब बहुत सारी उलूम को जब उरूज आना शुरू हुआ, तो उस दौर में एक शख्स उस ज़माने में निकला, एस्क्लेपियस, उसको ये इल्म पहुंचा। ये बहुत ही बड़े ख़ानदान का और बड़े रुतबे वाला इंसान था, तो इसको ये इल्म हासिल हुआ और इसमें इसकी महारत थी, और तमाम लोग
इससे इस्तेफादा उठाते, इससे फ़ायदा उठाया करते थे। इसने बहुत बड़े पैमाने पर इसको प्रैक्टिस करता था। इतना इसका रुतबा था कि इसको लोगों ने गॉड ऑफ द मेडिसिन का दर्जा दे दिया। पहले यूनान में बहुत अलग अलग मैथोलॉजिकल गॉड्स हुआ करते थे, उसी तरह से इसको भी गॉड ऑफ द मेडिसिन का दर्जा मिला। तो इसने फिर अपने इल्म को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जब पास आउट किया तो इसकी जनरेशन्स में इसके 5 बेटियां थी और तकरीबन 4 या 6 बेटे थे। तो सबको उसने अलग अलग, बहुत सारी इल्म का ये माहिर था, उसने सबको अपना अपना इल्म दिया। तो मेडिसिन का जो इल्म था उसने अपने लड़कियों के बीच में, बेटियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरीके से उसकी 5 बेटियां थी। यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, सबके अपने अपने नाम है और सबका अपना अपना तो डिपार्टमेंट था। जैसे हाइजिया थी, जैसे गॉडेस ऑफ द हेल्थ, या कह सकता गॉडेस ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसी के बेस पे आपको आज के डेट में हाइजीन नाम का सब्जेक्ट मिलता है। प्रिवेंशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को ये देखती थी। सेकंड बेटी थी लासो, दैट इज गॉडेस ऑफ द रिकवरी। किसी तरह की इंजरी, किसी तरह की मर्ज से जब उजाला कराना होता था मरीज को वापस नॉर्मल हेल्थ की तरफ, तो उसके लिए जो भी तदाबीर करनी थी, जो भी चीज़ें इख्तियार करनी थी, उसके लिए उसको ये देखती थी। तीसरी बेटी थी एसएसओ, जिसको गॉडेस ऑफ हीलिंग कहा जाता है। यानी कहीं जख्म हो जाए, कोई जिस्म का कोई हिस्सा टूट फूट जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, या इस टाइप के जितने भी पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट थे वो सारा ये हैंडल करती थी। फिर एक थी पेनेशिया, मतलब गॉडेस ऑफ यूनिवर्सल रेमेडी, यानी कि क्यूरेटिव मेडिसिन की ये देवी थी। यानी तमाम तर मेडिसिन जो प्रैक्टिकली जो दवाओं के तौर पे जो इलाज होते थे, वो सारे चीज़ों का कंपाइल करके इसके पास काम होता था, ये उसको हैंडल कर दिया। एंड लास्ट इज द एजिल, जो इसकी बेटी थे, गॉडेस ऑफ द गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए और अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल के एतबार से कि इंसान की हेल्थ बरकरार रहे, उसको हैंडल उसका था। तो इस तरीके से ये 5 इनकी बेटियों के बीच में गॉड मेडिसिन का जो सिस्टम है वो चला। उसके बाद ये सिस्टम चलता रहा। इनके ख़ानदान में जो मजहबी पेशवा लोग हुआ करते थे, जो रूहानी लोग होते थे, वो इसमें काम करते चले आते थे। एक जनरेशन आई 16 जनरेशन में एक शख्स पैदा हुआ है इसके ख़ानदान में, जिसका नाम था बुकरात, हिपोक्रेट्स। 300 BC समथिंग में ही पैदा हुआ। ये पहला इंसान था। इस इंसान ने इस बार एक नज़रिया ये दिया कि ये जो इल्म है, जो मेडिकल साइंस है, ये कोई रूहानी इल्म नहीं है, ये कोई इल्हामी चीज़ नहीं है, इसकी कोई वही नहीं उतरती है। ये एक साइंस है, एक नॉलेज है, जिसको पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, और इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। इसके लिए कोई बुजुर्ग होना, कोई वलीउल्लाह होना, या कोई रूहानी पेशवा होना, कोई या रूहानी इल्म की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल साइंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी बिना पर इसने क्या किया कि इन सारी चीज़ों, जो अभी तक जो कदीम जो उलूम चले आए थे, इनको एक सिस्टम में लिया और इसको अपने ख़ानदान से निकाल के और इन रूहानी पेशवाओं से निकाल के, इन मजहबी लोगों से निकाल के, उसने जनरल पब्लिक के बीच में पढ़ाना और उसको शुरू किया। इस वजह से इसको फादर ऑफ द मेडिसिन का नाम दिया गया। इसने ये पहला शख्स था जिसने स्लाइड मूव नहीं कर रही सर। स्लाइड मूव अभी कर रही आएगा, अभी पॉइंट्स आएंगे। 4th पे रुका हुआ है। इल्म तिब के जो, हाँ अब बढ़ा क्या इशू हो रहा है? ठीक है सर, अभी बढ़ रहा है सर अब बढ़ रहा है। अच्छा, अभी ठीक है। तो मैं यही बताता एस्केलेबियस के बारे में मैंने बताया था। इसकी एस्केलेबियस उसकी 5 बेटियों के बारे में, ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे काम करती थी। अभी मूव हो रही स्लाइड? यस सर, हो रही है, अभी हो रही है। ओके, तो मैं बुकरात की बात कर रहा था। ये पहला शख्स था जिसने कि इस इल्म को रूहानी चंगुल से निकाल के, जिस मजहबी उसमें से निकाल के, एक आम नॉलेज के तौर पे, एक साइंस के तौर पे डेवलप करने का नज़रिया दिया और काम शुरू किया इसने। इसी वजह से इसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया। और इसने क्या किया कि मेडिकल साइंस को पढ़ाने का और इसको प्रैक्टिस करने के जो उसूल थे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उनको कायम किया। इसने तमाम उलूम को इकट्ठा करके उनको किताबों की शक्ल दी और फिर उनको पढ़ाना शुरू किया। इसने अपने शागिर्द इकट्ठे किए, शागिर्द बनाए, उनको ये इल्म देना शुरू किया। एक हॉस्पिटल का एक बेसिक कंसेप्ट इसने दिया कि एक जगह सेलेक्ट करी, वहाँ पे लोग जो मरीजों को भर्ती करता था और वहाँ पे प्रैक्टिकली इस इल्म को
इसको पढ़ाने का सिलसिला इसने चालू किया। तो इसी वजह से इसको फादर ऑफ मेडिसिन का नाम दिया गया। इसके साथ खास बात ये कि इसने बेशक इसमें कि ये कि इसने इस मेडिकल साइंस को मजहबी उसके चंगुल से निकाल के एक जनरल साइंस के तौर पर लोगों के बीच में सर्कुलेट किया, लेकिन साथ के साथ उसने इस बात पे भी ध्यान दिया कि ये क्योंकि बहुत ही मुकद्दस इल्म है, इसमें इस बात को बरकरार रखा कि मुकद्दस इल्म है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसलिए इसने जब अपने स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट किए तो अपने शागिर्दों में से भी उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जो अखलाकी एतबार से और अपने नफ्सियाती एतबार से हर तरीके से अच्छे नेक लोगों में होते थे, जो मेहनती होते थे, जो सिंसियर स्टूडेंट होते थे, उन्हीं को सिलेक्ट किया। उसने सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया, उसमें से उसने खास सिलेक्ट किया। और फिर उनको ये तिब सिखाने के बावजूद उसने एक हलफनामा तैयार किया जिसको हम हिप्पोक्रेटिक ओथ कहते हैं। हिप्पोक्रेटिक ओथ के जरिए से उसने इन लोगों को ये हलफनामा दिलाया कि आपको मैंने जो इल्म दिया है, जो मेडिकल साइंस, जो मेडिसिन में आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसका गलत यूज नहीं होना चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सेक्रेट चीज है, कितना इस साइंस का या इस इल्म तिब के क्या वैल्यू है। ठीक है, ये सिलसिला चलता आया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आ गई ना आपके पास? तो नहीं, नेक्स्ट नहीं आ रही है अभी, वही गॉड्स वाली। क्या चक्कर है ये? मूव हो रही है अभी, यहाँ पे दिख रही है जी, इब्न सीना। जी अब मूव हो रही है। ओके, तो ये सिलसिला चलता चला है पढ़ने पढ़ाने का। और ये दौर करते करते जब इस्लाम का दौर आया, अरब में जब इस्लाम फैला, इस्लाम के ज़रिए, इस्लाम के अलावा, दीन के अलावा दुनियावी उलूम भी जब अपना उरूज पे आने लगे, तो उस दौर के में बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट गुस्से जिन्होंने साइंस के अलग अलग मरहले पे काम किया। उनमें जो सबसे नायाब नाम जिनको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है वो है इब्न सीना की, शेख अबू अली सीना। इन्होंने क्या किया, इनकी खासियत ये थी, इनका जो ख़ास काम था इनका ये था कि इन्होंने तमाम जितने भी अभी तक जितने भी उलूम चले आ रहे थे तिब से मुताल्लिक, हालांकि इन्होंने बहुत अलग अलग मौजू पे काम किया, लेकिन तिब के मुतालिक इनका काम ये था कि जितना भी इल्म अभी तक चला आ रहा था उन सबको एक सिस्टमिक वे में इकट्ठा करना और सिस्टम वाइज उसको अरेंज करना। तो उस काम को इन्होंने किया और उसको अरेंज करके एक किताब, एक मुकम्मल किताब की शक्ल दी जिसको इन्होंने नाम दिया अल कानून फी तिब। यानी इसमें इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया कि पहले आप बेसिक्स पढ़िए, कुल्लियात पढ़िए, फिर फिजियोलॉजी पढ़िए, फिर एनाटमी पढ़िए, फिर उसकी पैथोलॉजी पढ़िए, फिर मेडिसिन, फिर फार्माकोलॉजी पढ़िए, फिर उसके बाद कैसे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो रहा है तो वो मौलियात के तौर पे या मेडिसिन के तौर पे पढ़िए। तो इसको पूरे सिस्टम को मेंटेन करने का काम इन्होंने अपनी किताब में किया। तो ये किताब इतनी सिस्टमिक वे में इन्होंने मेंटेन कर दी मेडिकल साइंस की कि ये इतनी मकबूल हो गई कि ये किताब एज ए सिलेबस मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल तिब के जो स्टूडेंट है उस ज़माने में उनको पढ़ाया जाने लगा। और इसकी मकबूलियत का असर ये था कि ये किताब यूरोपियन मेडिकल कॉलेज में टिल 17th सेंचुरी ये किताब एज ए मेन सिलेबस मेंशन होती थी और चलती आ रही थी। इसको लैटिन में ले गए, वहाँ पे ले जाके इसका कन्वर्जन हुआ, इसको अल्कानन का नाम दिया गया और फिर उसके बेस पर आगे के सारे काम इसमें वो होते रहे। तो आज के दौर में जो मॉडर्न मेडिसिन का जो आप ज़माना देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, उनका अगर बुनियाद अगर कही जाए तो यही किताब है। और आज भी मॉडर्न मेडिसिन के या जो साइंसदान लोग हैं उनको अगर कहीं पे कोई दुश्वारी पेश आती, कहीं पे कहीं वो किसी क्वेश्चन पे आके अटकते हैं तो उसका जब वो रुजू करते हैं तो इसी किताब की तरफ रुजू करते हैं। खासियत इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता चलूँ। अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने लॉकडाउन को झेला ही होगा, देखा ही होगा सभी लोगों ने। तो लॉकडाउन करने का और क्वारंटाइन करने का जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट इन्हीं शेख का दिया हुआ था कि जब कहीं भी कहीं कोई वबा फैले या कोई मर्ज फैले तो उसको बचाने का तरीका ये है कि उस मर्ज को या उस बस्ती को जहाँ पे वो मर्ज फैल रहा है उसको लॉक कर दिया जाए, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाए, उसको बाकी दूसरे लोगों से या बाकी दूसरी बस्तियों से, बाकी दूसरी कौमों से अलग कर दिया जाए ताकि वो मर्ज जो है वहीं पे महदूद रहे, वो फैले ना। तो ये क्वारंटाइन का कंसेप्ट भी वहीं से है। इस तरह बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं मॉडर्न मेडिसिन में जो कि जिसका बेस इन्हीं की थ्योरीज को बनाया गया, इसी वजह से इनको फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है। तो यहाँ तक की बात तारीख से मुतालिक ये बताने का मकसद ये था कि मैं ये बताना चाहता था कि मेडिकल साइंस जो सबसे बड़ा जो डिलेमा जब होता है, जो खासतौर से बीएमएस में जो स्टूडेंट आते हैं उनको ये लगता है कि एलोपैथी या एमबीबीएस में ना होना या बीएमएस आना कहीं ना कहीं इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स
का शिकार होने लगते हैं स्टूडेंट। तो वहाँ पे मैं ये तारीखी पस मंज़र ये बताना चाहूँगी यहाँ तक और इसके आगे भी कि हर लेवल पे हम में और उनमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बातों में बेशक इसमें कोई शक नहीं कि कुछ बातों में उनका सुपीरियर हैंड है, लेकिन उसकी वजह से हम अपने आप को इन्फीरियर ना समझें, और ना ही ऐसा भी नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझें। कहीं कहीं हमारी कमियां हैं, कहीं कहीं उनकी खूबियां हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट स्लाइड आई मेरे इस पे। नेक्स्ट स्लाइड आ नहीं गई? सर, नहीं आई है। नहीं आ शेख रही? बुआली, नहीं शेख बुआली सिन्हा वाली है। चलिए, यस सर, इल्म का मकसद। हाँ, तो नेक्स्ट है कि अब बात यहाँ, तब आपने तारीख को समझ लिया, तो अब यहाँ पे ये समझिए कि इस मेडिसिन को पढ़ने का मकसद क्या है, इल्म तब का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है। आप डॉक्टर बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, क्या जरूरत है डॉक्टर बनने की, इस साइंस को, इस मेडिकल साइंस को पढ़ने का मकसद क्या है, इससे आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो उसको जो है WHO की एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के तहत आप समझ सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। WHO ने इसको मेंशन किया है। सेहत की डेफिनेशन उन्होंने मेंशन करी है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी एक इंसान की फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों एतबार से इंसान फिट होना चाहिए। अगर इसके अंदर अगर किसी भी लेवल पे कोई इंसान अगर फिट नहीं है तो वो सेहतमंद नहीं माना जाए। तो इल्म तिब का जो मकसद है वो ये है, हमें ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये टारगेट है, ये अचीव करना है। फिजिकली यानी कि कोई इंसान फिजिकली बीमार हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वो फिजिकली फिट हो लेकिन मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है फिजिकली मेंटली भी अगर फिट है लेकिन सोशली कोई इश्यूज है। मिसाल के तौर पे वो ओवर क्राउडेड एरियाज में रह रहा है, ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ साफ पानी उसको अवेलेबल नहीं है, ऐसे एरियाज में रह रहा है जहाँ पे कि एंडेमिक डिजीज बहुत फैलती है, ऐसे एरियाज में रह रहा है जहाँ पे साफ हवा, साफ पानी नहीं है, पॉल्यूशन बहुत है, या न्यूट्रिशन की कमी है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इन किसी भी हालत में इंसान को सेहतमंद नहीं माना जाएगा, तभी माना जाएगा जबकि इंसान इन तीनों स्टेटस पे सेट हो। इट नॉट मेनली बी एब्सेंट ऑफ द डिजीज, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्ज खत्म हो गया तो हम उसको सेहतमंद कह देंगे, हमें तीनों एस्पेक्ट पे देखना है। यही वजह है कि बहुत सारे, जब आप लोगों ने भी जब BMS में एडमिशन ले लिया, जब आपके भी अपने सोसाइटी में जब आप जाएंगे, आपके फैमिलीज में, आपके रिलेटिव्स में, आपके मोहल्ले में, जब उनको पता चलेगा कि आप तिब के स्टूडेंट हैं तो वो लोग आपसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देंगे। उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो कि मेडिसिन से रिलेटेड होंगी, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी जिनका ताल्लुक मेडिसिन से नहीं होगा या उसमें आपकी दवाओं से कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको आके बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यही है कि तबीब को या डॉक्टर्स को लोग इसी दर्जे पे तौलते हैं कि इनके पास हर मर्ज का इलाज होता है, एक हीलिंग टच होती है तबीब के अंदर। तो इसीलिए तो उसी बात को सामने रखते हुए ये बात कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इस मकसद को हासिल करना ही है, इस मकसद को हासिल करने के लिए ये पूरा तिब पढ़ाया जाएगा। एक दूसरी डेफिनेशन में WHO कहता है दैट इज एंजॉयमेंट ऑफ द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। हर इंसान, यानी तमाम आलम इंसान के हर शख्स का ये बेसिक बुनियादी हक है कि उसको बेहतरीन स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, अच्छी हेल्दी लाइफ जीने का उसको बुनियादी हक है, वो उसको मिलना चाहिए विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ द रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। बिना किसी तासुब के, बिना किसी तफरके के, न बिना किसी इस बात को ध्यान में रख के कि वो किस मजहब से है, किस कौम से है, किस इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस से, उन सब को अलग हटा के आपको उस मरीज का जो बेहतरीन, जो उसकी लाइफ है, अच्छी लाइफ स्टाइल देने का, प्रोवाइड करने का उसका हक है जो आपको प्रोवाइड करना है। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए हम ये तिब पढ़ाते हैं। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब आइए, स्लाइड आई, नेक्स्ट स्लाइड। अब आइए तिब्बे यूनानी पे, कि जिस कोर्स में आप आ गए हैं तिब्बे यूनानी, इसके बारे में बेसिक कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है और इसका क्या नज़रिया है। तो देखिए, तिब्बे यूनानी, जैसा कि हमने बता दिया कि ये पूरी तरीके से इंसान के नेचर को डील करती है, डायरेक्टली डील विद द
बेसिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग कि इंसान की बनावट कहाँ से, वहाँ से शुरुआत होती है इसकी। तो उसके एतबार से इसके एलिमेंट्स इसने बयान किए हैं, 4 एलिमेंट्स बयान किए कि इनको मिलके जिसमें इंसान बना है। तमाम मखलूक़ें बनी हैं, सबका अलग अलग कॉम्पोनेंट है। जिसमें इंसान के लिए इन्होंने बेसिक एलिमेंट 4 बताए, ये आग, हवा, पानी और मिट्टी। इन 4 चीज़ों से मिलके इंसान बना है, ये उसका बेसिक है। तो इसको समझना मकसद ये कि हम कभी भी कोई भी आप जब किसी भी फॉर एग्जांपल आप किसी भी मशीन को आप डील कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आपको अगर हैंडल करना है, तो आपको उसके बेसिक्स जानने होंगे। उसको बेसिक क्या, कैसे काम करती है, कैसे बनी है, क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो जिसमें इंसान के लिहाज से भी इन्होंने ये बयान किया हमारे यहाँ कदीम अतिबाओं ने कि ये जो है बेसिक एलिमेंट्स 4 चीज़ों से बनी है, हवा, पानी, आग, मिट्टी। अब ये फिर फर्दर एलोबरेट होता चला गया कि हवा में कौन से कंपोनेंट है, आग में और पानी में कौन से कंपोनेंट्स हैं, किस किस चीज़ों का इंसानी जिस्म में शमूलियत है। ये आप फर्दर आगे अपने लेक्चर्स में जो आपको पढ़ाया जाएगा मुतबे उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं बेसिकली बता दे रहा हूँ ये कंसेप्ट है तिब्बी यूनानी कि इंसान इन 4 चीज़ों से मिलके बना है। जब इन उसके बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो है अखलात का, कि जब ये 4 अरकान जो हैं, 4 जो चीज़ें जो आग, हवा, पानी, मिट्टी, जब ये आपस में मिलेंगे और एक जिस्म इंसान बनाएंगे, तो इन चारों के मिक्सचर से इंसान के अंदर अखलात पैदा होंगे, एक ह्यूमर्स पैदा होंगे। ये 4 तरह के ह्यूमर्स पैदा होते हैं, दम है, सुफरा है, सौदा है, बलगम है। 4 डिफरेंट ह्यूमर्स हैं जो जिसमें इंसान में बनेंगे। नॉर्मल है किसी भी इंसान में इन जो 4 अरकान थे, आग, हवा, पानी, मिट्टी, इनके आपस के कोऑर्डिनेशन से, इनके आपस के रिएक्शन से जो जिसमें इंसान बना उसके अंदर ये 4 अखलात पैदा होंगे। अब ये 4 अखलात जब आपस में नॉर्मल जिस्म इंसानी में जब रिएक्ट करेंगे तो वो इंसान का एक मिजाज बनाएंगे। ठीक है, तिब्बी यूनानी का बेसिक जो आता है वो यही पैदा है। पहले अरकान के मिलने से जिस्म इंसान बना, जिसमें इंसान में अखलात पैदा हुए, और फिर अब इन अखलात का आपस में जब इंटरेक्शन होगा, 4 खिल्त हैं, दम, सुफरा, सौदा, बलगम। इन चारों खिल्त का अलग अलग टेम्परामेंट होगा। इन चारों खिल्त का अलग अलग टेम्परामेंट है, जिसकी बिना पर इन चारों का जब ये चारों आपस में रिएक्ट करेंगी तो एक मिजाज पैदा होगा। बेसिकली 4 मिजाज बयान किए गए, गरम, ठंडा, तरी और खुश्की। और हर खिल के अंदर 2 मिजाज मिक्स होते हैं। तो इस तरह से जब 2 या 4 जब खिलते आपस में मिक्सअप होंगी तो इनके मिक्सअप होने से इनका जो कंसंट्रेशन बॉडी में क्या बनना है उसके अकॉर्डिंगली बॉडी का मिजाज बनेगा। अब मिजाज को सीधे सीधे समझते हैं, बहुत आसान कंसेप्ट है, लोग ये करते चलते हैं, गर्म है, ठंडा है, तरी। बेसिकली यहाँ पे मिजाज से ताल्लुक ये कि किसी भी चीज़ का, दुनिया जो पूरी आलम में जितनी भी तमाम चीज़ें, हर चीज़ का एक मिजाज, टेम्परामेंट है। उसको डिफाइन करने का तरीका है कि हर चीज़ का अपना एक फिक्स मिजाज होता है। उसको आप 2 कैटेगरी डाल सकते हैं कि मिजाज जो है एक ज़ाती चीज़ होती है, एक ज़ात होती है, एक सिफात होती है, 2 अलग अलग पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो जो ज़ाती चीज़ है वो उसका इनबिल्ट है, वो उसके अंदर उसकी जनरेशन से ही डेवलप्ड है। तो वो चीज़, फॉर एग्जांपल इसको आप मिसाल के तौर पर लीजिए, जैसे पानी है। पानी का जो ज़ाती मिजाज है, जो उसकी अब ज़ात कहेंगे, तो पानी जो है तरावट पैदा करता है, नमी पैदा करता है। उसके अंदर खासियत है कि वो मॉइस्टनेस पैदा करेगी, उसके अंदर नमी है। पानी किसी भी शक्ल में रहे, कहीं पे भी रहे, उसकी मौजूदगी से नमी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे पानी मौजूद और वहाँ पे खुश्की भी हो। जहाँ पे भी पानी होगा, जहाँ पे भी लिक्विड होगा, वो खुश्की पैदा करे, नमी पैदा करेगा। ये उसकी ज़ाती मिजाज है। अब दूसरी चाहती सिफात। अब ये पानी ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। अगर ठंडा है तो ठंडी नमी पैदा करेगा, गर्म है तो उसके अपने असर होंगे। ये पानी मीठा भी हो सकता है, पानी नमकीन भी हो सकता है। तो ये सारी उसकी सिफात होंगी। लेकिन जो उसका बेसिक जो ज़ाती इफेक्ट है वो है उसके अंदर नमी। तो जो ज़ाती चीज़ है उसको आप कहीं भी किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, ना वो चेंज होती है। ठीक है, तो इसी एतबार से जब हम इंसानी जिस्म की बात करें तो इंसानी जिस्म में भी बहुत सी चीज़ें जो उसके ज़ाती कैरेक्टर्स होते हैं, जो उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जिसको हम जेनेटिक्स कह सकते हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आते हैं, बहुत कई बार पेशेंट आते हैं कि लड़कियां आती हैं खासतौर से, कहते हैं हमारी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो ये हाइट जो है वो उसके ज़ाती उसके कैरेक्टर्स हैं। उसके पूरे ख़ानदान में अगर कोई लंबी हाइट वाला नहीं है, किसी की हाइट एक एवरेज हाइट ही अगर 5 फुट है तो वो 7 फुट की नहीं हो सकती। तो वो उसकी ज़ात है, वो इसकी। लेकिन दूसरी चीज़ें जो सिफाती चीज़ें कि भाई
रंग जैसे कि वजन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या और दूसरे फैक्टर्स हैं जो उसके सिफात हैं जो चेंज हो सकते हैं। तो मर्ज में ऐसे अमराज जिनका ताल्लुक ज़ात से होता है, जेनेटिक से होता है, उसको टच करना, उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। वो जो ज़ात है वो एज इट इज़ रहेगी, उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, जो सिफाती तौर से पैदा होंगे, जो कि जिसके बारे में है कि इन खिल जो एक नॉर्मल, जैसे मिसाल के तौर पे इन चारों खिलतों में से किसी एक खिल का गलबा हो जाए, कोई एक खिल ज़्यादा बनने लग जाए, कोई एक खिल अपने मिजाज में बिगाड़ पैदा हो जाए, तो उसकी वजह से जो एक सिफात पैदा होगी वो अमराज होते हैं और उसका ट्रीटमेंट आपको करना है। समझ में आ रही बात? तो ये तिब्बे यूनानी का बेसिक है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो तिब्बे यूनानी रिवॉल्व अराउंड 3 बेसिक कंसेप्ट्स, दैट इज अरकान एंड अखलाक एंड मिजाज। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमें पूरा जो तिब्बे यूनानी का जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा इलाज के तरीके हैं, जो हमारे तमाम जो तदाबीर से वो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए करने हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि नॉर्मल पहला पार्ट जो हमने बताया था इल्म तिब में कि आपको प्रिवेंटिव पे काम करना है। सबसे पहली चीज प्रिवेंशन करना है कि इलाज की मरीज जो है, कोई जो इंसान उसको मर्ज हो ही ना। तो उसके लिए ये कहा गया कि भाई उसके अखलाक और उसके मिजाज को मेंटेन रखा जाए। अखलाक और मिजाज को मेंटेन रखने के लिए कुछ बेसिक एसेंशियल फैक्टर्स हैं जो कि इंसानी जिस्म पे काम करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस काम को करना हो। क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनको असबाब सित्ता ज़रूरी है, 6 एसेंशियल एलिमेंट्स के नाम से मौसूम किया जाता है। जैसे पहली चीज़ है हवा, यानी साफ हवा, एरेटेड कंडीशन होनी चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, अच्छी हवा मिले, ओवर क्राउडेड एरिया ना हो, वेंटिलेशन पूरा हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो एयरबॉर्न डिजीज हो सकती हैं, बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। सेकंड स्टेप है फूड्स एंड ड्रिंक, खाने पीने का ध्यान रखा जाए, अच्छी ग़िज़ा, न्यूट्रिशियस डाइट और साफ पानी, पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी, गंदा पानी ना हो, वर्म्स फ्री वाटर हो, खाना जो है इन्फेक्टेड ना हो, जो खाना खाया जा रहा है, जो डाइट ली जा रही है वो न्यूट्रिशियस डाइट अकॉर्डिंग टू एज। मिसाल तौर पर प्रेग्नेंट औरत है तो उसकी डाइट अलग होगी, और बच्चा है उसकी डाइट अलग होगी, बूढ़ा है उसकी डाइट अलग होगी, मरीज की डाइट अलग होगी, अगर कोई डिजीज कंडीशन है तो उसकी डाइट उसके अकॉर्डिंगली होगी। तीसरी चीज़ है फिजिकल मूवमेंट एंड रिपोज, यानी कि हरकत और सुकून बदनी, की इंसान का नॉर्मल चलना फिरना हरकत करना ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको उतना ही आराम की भी ज़रूरत, जितना वो हरकत करे, जितना वो फिजिकल मूवमेंट करे, अकॉर्डिंगली उसको रेस्ट भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट भी नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा आराम भी नुकसानदेह है। तीसरी चीज़ है साइकिक मूवमेंट एंड रिपोज, है हरकत सुकून अफसानी है। मेंटल वर्किंग की कंडीशन क्या है, मेंटल स्ट्रेस, इंसान का दिमाग, इंसान का जहन मेंटली भी रिपेयर होना चाहिए, काम होना चाहिए, मेंटल वर्क भी रहे लेकिन मेंटल स्ट्रेस ना हो, वर्क रहे स्ट्रेस ना हो। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि मेंटली भी इंसान एक्टिव रहे और बहुत ज़्यादा इनएक्टिव भी ना रहे, कि हरकत होती रहे लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो। पांचवी चीज़ है नौम यकजा, स्लीप एंड वेकफुलनेस, कि टाइम से सोए, टाइम से उठे, टाइम से खाए पिए, ये सारी चीज़ें मेंटेन करें। एंड लास्ट इज इफ्तिबास और इस्तफराग, यानी रिटेंशन ऑफ द न्यूट्रिशन, जो कुछ उसने खाया वो उसके जिस्म में बरकरार रहे, और जो खाने पीने के बाद इस्तेहाले के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो बोल बराज के ज़रिए से या रेस्पिरेशन के ज़रिए से जिस्म से रेगुलरली निकलती रहे। इनका जिस्म में रुकना भी नुकसानदेह है और न्यूट्रिशन का जिस्म से निकलना भी नुकसानदेह है। तो इन छः उमूर पे काम करके इंसान की सेहत को बरकरार रखा जा सकता है, और यही 6 उमूर काम आएंगे अगर कोई मर्ज हो गया तो। मर्ज होने पर आपको भी फिर इन्हीं 6 उमूर की तरफ लौटना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले एयर उसकी आब हवा बदल दी जाए, उसका मस्कन चेंज कर दिया जाए। अक्सर होता है लोगों हिल स्टेशन भेज दो या खुली जगह पे भेज दो, कंजेस्टेड इलाकों से निकाल दो या ऐसा क्वारंटाइन कर दो। तो यानी उसके माहौलियात को चेंज करना, खाने पीने में ग़िज़ा बदलनी है, उसकी परहेज़ उसको बताना है। उसी एतबार से फिजिकल मूवमेंट या साइकिक मूवमेंट आदमी उसको दूसरे तदाबीर अख्तियार करेंगे, उसको फिजियोथेरेपी दी जाएगी, उसको एक्सरसाइज बताई जाएगी, उसको और दूसरे काम करें, उठने और सोने का उसका मेंटेन किया जाए। अगर उसको किसी तरह का इख्तिबास इस्तफराग से रिलेटेड दिक्कत है तो उसको मेंटेन करना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन को करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंसान की सेहत को बरकरार रख सकते हैं, और अगर मर्ज लाहक हो जाए तो आप उसका इलाज वो मेंटेन करें। दोनों ही हालतों में ये इस बात से ज़रूरी आएगा।
अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो हमारा इलाज है, जो हमें मेरे टॉपिक का जो मेन हेडिंग है, जो क्या कहते हैं क्लिनिकल प्रोस्पेक्टस, वो अब यहाँ पे शुरू होता है। अभी तक मैं पीछे का पस मंजर बता रहा था, समझा रहा था आप लोगों को कि कैसे इस तिब का मौजू क्या है, मकसद क्या है, और कैसे इंसानी जिस्म की सेहत को और इसको मेंटेन रख के और बरकरार रख के आप काम कर सकते हैं। तो अब आइए इलाज के ऊपर। इलाज करने के मरहले में 4 अलग अलग मरहले हैं इलाज करने के। पहला है डाइट थेरेपी, इलाज बिल तगजिया जो मेंशन किया था। दूसरा है इलाज बिल तदबीर, रेजिमल थेरेपी। तीसरा इलाज बिल दवा, चौथा इलाज बिल इयाद। अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 60% एंटाइटीज ऐसी हैं, पैथोलॉजी ऐसी हैं, डिजीज ऐसी हैं जिनका इलाज आप शुरू के 2 पार्ट से आप कर सकते हैं, डाइट एंड रेजिमल थेरेपी। बहुत से अमराज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आप डाइट अगर रेगुलेट कर दें, मरीज की अगर डाइट को अगर कंट्रोल कर लें, मरीज की डाइट को अगर मेंटेन कर लिया जाए, चाहे माल न्यूट्रिशन हो या बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो सिर्फ डाइट कंट्रोल से ही काफ़ी हद तक मर्ज कंट्रोल हो सकता है। उसके साथ अगर थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप रेजिमल थेरेपी अख्तियार करें, जिसके अंदर बहुत सारे थेरेपी, जैसे मरीज को एक्सरसाइज कराया जाए, वॉकिंग कराई जाए, मसाज कराया जाए, हमाम कराया जाए, बहुत से अलग अलग फीचर्स हैं जो इसको डाइट थेरेपी को उसमें यानी कि एडजुवेंट के तौर पे काम आएंगी। तो ऑलमोस्ट 50 to 60% अमराज ऐसे हैं जिनके अंदर हम इससे इलाज कर सकते हैं, और यही यहाँ तक इस लेवल तक हमारा ये जो तरीका इलाज है, और किसी भी सिस्टम का, आयुष का कोई सिस्टम हो या इवन की मॉडर्न मेडिसिन में बहुत से अमराज ऐसे हैं जिनके अंदर इन दो पॉइंट से ही इलाज किया जाता है, कराया जाता है। फिर बहुत उसके बाद जो अमराज बचते हैं उसके अंदर आपको फार्मेकोथेरेपी पे आना पड़ेगा, इलाज बिल दवा। कई अमराज ऐसे हैं जहाँ पे आपको दवाओं की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आइए, दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 80% अमराज हमारे पास, 80% अमराज का इलाज हम यूनानी दवाओं से, यूनानी तरीके इलाज से कर सकते हैं। बहुत सक्सेसफुल इलाज होता है, किया जा रहा है, कर रहे हैं लोग जो प्रैक्टिस करते हैं यूनानी की, वो इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसमें सिर्फ एक पार्ट पर इनका सुपीरियर हैंड है, जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो एक पार्ट जिसके अंदर उन्होंने महारत हासिल कर ली, जिसमें कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पास नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं ऑनेस्टली इस बात को अगर इख्तियार किया जाए तो। दैट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं और डेवलपमेंट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट उनको मॉडर्न मेडिसिन वालों को एक सुपीरियर हैंड देता है। अदरवाइज अगर एंटीबायोटिक हटा दिया जाए और इन्फेक्शियस डिजीज को अगर ना कहोगे तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स या उसके अलावा जितने भी तरह के अमराज हैं उनके अंदर अगर आप इलाज करने चले तो बहुत से अमराज ऐसे हैं और मैक्सिमम अमराज ऐसे हैं जिसके अंदर हमारी दवाएं, हमारा जो तरीका इलाज है वो कामयाब है। अब इसमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो है मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक जो है या जो केमिकल कंस्ट्रेंट जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के पास थोड़ा सा एक ड्रॉबैक आ जाता है कि उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उनकी वजह से जैसे एंटीबायोटिक में ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं। कई जनरेशन की एंटीबायोटिक आ सकती है, 4 जनरेशन 5 जनरेशन एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं, उनके भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं, तो वो लोग भी हर्बल एंटीबायोटिक्स की तरफ या उन दवाओं की तरफ लौट रहे हैं जो कि हर्बल मेडिसिन डिराइव की गई हैं। इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इस बात को मैं बोल रहा हूँ, इसका भी मेरे पास एक रेफरेंस है। तो बहरहाल एंटीबायोटिक का अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की अगर बात की जाए, इवन कि प्री एंटीबायोटिक एरा में भी इन्फेक्शियस डिजीज का इलाज होता था और इन्हीं तरीकों से होता था। यही आयुष, यही आयुर्वेद, यही यूनानी के लोग इलाज करते थे। कैसे करते थे? तो दवाएं तो थी, बस यहाँ पे फर्क ये कि उसका एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया गया। हमारी कमी यही रह गई कि हमने जो मेन ऑब्जेक्ट था, तहकीक का जो डिपार्टमेंट था, रिसर्च का जो डिपार्टमेंट था, उसको हमने फॉरगो कर दिया, उसको हमने ध्यान नहीं दिया और इस मामले में वो लोग आगे बढ़ गए। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं है, हमारी दवाओं में भी बहुत सारी दवाएं हैं जिनकी एंटीबायोटिक फीचर्स हैं और वो काम कर रही हैं और उसके ऊपर भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। अभी काम चल रहा है, लेटेस्ट अभी प्रेजेंट दौर में यूनानी बहुत कई जगह काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम होना बाकी। तो बहरहाल बाद में ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्फेक्शियस डिजीज के मरहले को अगर छोड़ दिया तो कहीं पे भी हम उनसे वो हमसे सुपीरियर है ना हम उनसे सुपीरियर, हम लोग कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करते हैं। बहुत से अमराज ऐसे हैं जैसे GIT की डिजीज़ हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है या और भी बहुत सी डिजीज़ हैं जिनके अंदर
मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा है, वो इलाज नहीं कर रहा, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहा है। और जहाँ पे वो सिम्टोमेटिक भी काम नहीं चल पाता, वहाँ पे उनके पास एक सिंपल सा ऑप्शन है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड दे दीजिए, बॉडी की कुव्वत अपने आप खत्म हो जाएगी, वो तो सिम्टम्स अपने आप दब जाएंगे। और जबकि हमारा जो कंसेप्ट है, अब मैं यहाँ पे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि डाइट रेजिमेन और फार्माकोथेरेपी इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये दिया था है, जो कंसेप्ट बुकरात ने भी दिया था, कि तबीयत जो है, इंसान का जिस्म जो है, ये खुद मुदब्बिर बदन है, ये अपने आप को सही करेगा। मरीज का काम डॉक्टर का काम ये है, तबीब का काम ये है कि इस कुव्वत को सपोर्ट दे, इस कुव्वत को पावर दे। पावर कैसे दे सकता है? उसको बाहर से जो अभी हमने असबाब सित्ता ज़रूरी बताया, आप उसको मेंटेन करिए, उसके साथ इसको मरीज की गिज़ा अच्छी कर दीजिए, मरीज को कुछ तदाबीर अख्तियार कर दीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ती तो मरीज को कुछ दवा दीजिए। जहाँ तक मुमकिन हो बगैर दवा के इलाज हो, और होता भी है। 60-70% केसेस में बगैर दवा के मरीज ठीक हो सकता है। सिर्फ आप जिसमें इंसानी की जो नेचुरल कुव्वतें हैं उनको काम करने का मौका दीजिए। हमारा काम ये है कि बस उन कुव्वतों में अगर कोई कमजोरी लाक हो रही है तो उसको दूर कर दें। सिर्फ इस थ्योरी पे भी अगर काम करते हैं तो काफ़ी हद तक जो हम कामयाब होते हैं। तो फार्माकोथेरेपी की ज़रूरत तब पड़ती है कि बहुत से ऐसे इलाज हैं जहाँ पे इंसान की जिसमें जो नेचुरल कुव्वत है, जो कुव्वत मुदब्बिर बदन है, वो काम नहीं कर पाती, कमज़ोर पड़ जाती, तो वहाँ हम दवाएं देते हैं, जिन दवाओं के ज़रिए से, या कहीं पे अगर इखलात अगर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनमें हैजान पैदा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम दवाएं दे सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास दवाएं नहीं है, हमारे पास दवाएं मौजूद हैं, नुस्खे ही मौजूद हैं, बस उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, पढ़ने का और समझने का तरीका आना चाहिए। आप लोगों के पास मौका है, आपके पास बेहतरीन फैकल्टीज़ हैं, बेहतरीन टीचर्स हैं, लिटरेचर्स मौजूद है, कॉलेज मौजूद है, इंस्टीट्यूट मौजूद है जो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, तो इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। चौथा स्टेप जो है सर्जरी। जैसे मैंने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन कहीं कहीं जो उनकी सुपेरिटी है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट ये भी है सर्जरी का। अच्छा, सर्जरी में भी ऐसा नहीं कि हमारे आखिर जो मॉडर्न जो सर्जरी है उसका बेस कौन है? अबुल कासिम ज़हरावी, वो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, अरबी तिब के ज़माने के हैं। उन्हीं की सर्जरी के जो उसूल हैं, उन्हीं के सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हीं को एडवांस करते चले गए, पढ़ते चले गए। हमने उसको अबुल कासिम ज़हरावी को किताब तशरीफ़ में ही बंद कर दिया, मॉडर्न वालों ने उसमें से निकाला और उसके इंस्ट्रूमेंट बनाने शुरू किए, उनको डेवलपमेंट शुरू किया, उनके ऊपर रिसर्च शुरू करी, और आज इतना बड़ा सर्जरी का शोबा खड़ा कर दिया। लेकिन उसमें भी अब सर्जरी में भी बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जिनके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी चीज़ इलाज बिलियत में हर वो इलाज आएगा जिसमें आपको मैनुअली कोई काम करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सिंपल सी चीज़ें, डिलीवरी कराई, नॉर्मल डिलीवरी, क्या ज़रूरत पड़ रही है उसमें आप करा सकते हैं, आप सीखिए, एक्सपर्टाइज होइए। गायनी ऑप्स के डिपार्टमेंट अपने अपने इंस्टीट्यूट में आपके हैं, उसमें जाइए, प्रैक्टिकल हॉस्पिटल से वहाँ जाइए, लेबर रूम अटेंड करिए, डिलीवरी कराइए। नॉर्मल डिलीवरी कराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, करा सकते हैं आप, ये एक्सपर्टाइज का मामला है। उसके अलावा और भी बहुत से अमराज ऐसे हैं जिनके अंदर सर्जरी की नौबत आती है, लेकिन हम अपनी दवाओं से सर्जरी से बचाते हैं मरीज़ को। फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन, मॉडर्न कहता है कि भाई ठीक है, आप इसको निकलवा लीजिए, सर्जरी कर दीजिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि दवाओं से वो स्टोन पास आउट हो जाए। लेकिन कुछ एक केस हैं जिसमें आपकी दवाएं काम नहीं करेंगी, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हर्निया केस है, अगर किसी को इंगुइनल हर्निया है या अम्बलाइकल हर्निया है, तो उसमें आप दवा दे के मरीज़ को मारने की हिमाकत मत करिएगा। मरीज वहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी करेगा। गॉल ब्लैडर स्टोन है, मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी होने दीजिए। CBD स्टोन है, वहाँ पे मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है, उसमें आप अपनी दवाओं, अब उसमें आप अपनी 30 मार्खा वो मत दिखाइए, अपनी उस्तादी मत दिखाइए कि हम अपनी दवाओं से, यूनानी दवाओं से ठीक हो जाए, उसमें तुरंत खां बनने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत को एक्सेप्ट करिए, जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, जहाँ आप काम कर सकते हैं वहाँ पे आप काम करिए। हमारी भी अपनी कोई लिमिट नहीं है, बहुत हमारे पास लिटरेचर मौजूद है, बहुत लामहदूद हमारे पास नुस्खे मौजूद है, अच्छी हमारे पास फैकल्टीज़ मौजूद है, उनका इस्तेमाल करिए, सीखिए, जितना सीखेंगे उतना काम आएगा। बाकी लेकिन ये कि जहाँ पे हमारी हद है, मिसाल तौर पे आपके पास कैंसर का पेशेंट आ जाता है जो ऑलरेडी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी पे चल रहा है, आप उसको कहें कि आप कीमोथेरेपी बंद कर दीजिए, हम आपको यूनानी दवा से ठीक कर देंगे, दैट इज़ अनएथिकल। इसी तरीके से और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जहाँ पे आपको इवन के, जैसे मैंने डिलीवरी का मिसाल दी, अगर आप जाइए असेसमेंट करिए, अगर प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ लेबर आप देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, छोड़ दीजिए, लेट इट गो फॉर द सिजेरियन। आप जबरदस्ती उसको डिलीवरी कराने चक्कर में माँ और बच्चे दोनों को खतरे में नहीं डालिए, दैट इज़ अनएथिकल। तो अनएथिकल काम कोई नहीं करना है। जहाँ चीज़ें आपके समझ में आती हैं, जितनी
चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं पढ़ने के एतबार से, जो हमारे ये पॉसिबल है वो आप करिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ओवरऑल आप देखा जाए तो पूरी मेडिसिन के अंदर, मैं अपना असेसमेंट बता रहा हूँ कि 80 to 85% अमराज ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट यूनानी दवाओं से या आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन से या हर्बल दवाओं से किया जा सकता है। सिर्फ 10% केसेस में जो मैंने आपको बता दी, जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं या फिर जो सर्जिकल पार्ट है जहाँ पे जैसे न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी, जहाँ पे हमारा काम नहीं हो सकता तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से, इस बड़े सिनेरियो की वजह से अब सूरत हाल ये है कि जो मॉडर्न मेडिसिन के भी लोग हैं वो भी अपनी दवाओं के रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से, अपने दवाओं के सेचुरेशन आने की वजह से वो लोग भी अब इधर रिवर्ट कर रहे हैं हर्बल की तरफ। और वो कैसे कर रहे हैं उसकी, और वो तो कर रहे हैं वो अपनी बात है। अब लोगों के बीच में जो एक आम नज़रिया जो यूनानी फील्ड का लेके जो क्लिनिकल पर्सपेक्ट जा रहा है उसको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। एक ये चार्ट मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड आ रही है ना आप लोगों के ऊपर? जी सर आ रही है। जी आ रही है। तो इसमें ये कि ये नमस्ते पोर्टल है जो सीसीआरएम की तरफ से डेवलप किया हुआ है, अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। और ये पोर्टल ऐसे है जिसके ऊपर हम तमाम जितने भी आयुष के इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने अपने डाटा इस पर डालते हैं। पेशेंट्स के ओपीडीज, आईपीडीज में जितने पेशेंट्स आ रहे हैं अलग अलग डिजीज़ के, उनके डाटा हम इस पर डालते हैं। और ये इन डाटा को डिजिटलाइज करने का और एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म देने का एक मकसद के तहत ये पोर्टल बनाया गया था। हालांकि उसमें आप ये देख लीजिए, ये ग्राफ है, ये तकरीबन पिछले 4-5 साल का एक टाइम ट्रेंड स्टेटिस्टिक्स मैंने निकाला, ये सिर्फ ओपीडीज का है। इसमें आप ग्राफ देखिए तो जो आयुर्वेद और यूनानी और सिद्धा खासतौर से इनका जो, और होम्योपैथी, इन चारों का ग्राफ इन्होंने दिया है। आप देखिए पेशेंट्स में मंथली आप असेसमेंट देखिए, फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पीक असेसमेंट जैसे अगस्त के मंथ में ये आयुर्वेद का नियर अबाउट 150,000, 1.5 लाख के आसपास ओपीडी में टर्नओवर हुआ है। अगर यूनानी में आप देखा जाए तो ये करीब आता है 80,000 के आसपास। इसी तरीके से ये अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन बहरहाल यानी कि यहाँ पे दिखाने का मकसद ये कि लोग आयुष की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न साइंस में सैचुरेशन आ चुका है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्ट कर चुकी हैं। जो दवाएं हैं, जो इवन की बहुत सारी डिजीज हैं जिनकी दवाएं खा खा के वो सैचुरेट हो चुके हैं, अब उन दवाओं का असर नहीं हो रहा है, तो वो यूनानी की तरफ लौट रहे हैं। तो उसी वजह से जब पब्लिक लौटेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ी फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े मेडिकल साइंस के दूसरे लोग, वो लोग भी पलटेंगे कि आखिर क्या बात है कि ये लोग इधर क्यों जा रहे हैं। तो इस डाटा से आप समझ सकते हैं कि ये अभी इसमें भी कंडीशन ये कि मैं ये सिर्फ ओपीडी डाटाज दिखा रहा हूँ, इसमें आईपीडी डाटाज नहीं है। उसके अलावा अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं टिल डेट जो अभी तक इस पोर्टल पे एनरोल नहीं हो पाए हैं और उनके डाटा नहीं आ पाए। अगर उनके डाटा भी अपलोड कर दिया तो ये ग्राफ और ऊंचा जाएगा। तो बहरहाल ये एक ट्रेंड है जो आप देख सकते हैं कि पब्लिक जो है, पब्लिक का ट्रेंड ओपीडीज के अंदर यूनानी और आयुर्वेदिक या आयुष डिपार्टमेंट, आयुष सेक्शन के अंदर पब्लिक का क्या ट्रेंड बन रहा है। एक तो ये चीज़ है। सेकेंड चीज़, इसी में एक दूसरा एक ग्राफ और देखिए, ये एक मंथ वाइज स्टेटिस्टिक्स में सिर्फ यूनानी ओपीडीज की दिखा रहा हूँ कि एक महीने में लास्ट मंथ फरवरी 2023 के अंदर जो पेशेंट टर्नओवर था, आप देखिए ग्राफ नियर अबाउट 5,000 के करीब जो सबसे हाईएस्ट ग्राफ जा रहा है। और डिजीज के आप नाम पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादातर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। आप देखिए आर्थराइटिस के पेशेंट नियर अबाउट 6,000 के अराउंड ये पेशेंट हो रहे हैं। डायबिटीज़ के करीब 2,000 से ऊपर सिर्फ एक महीने की ओपीडीज में ये पेशेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा लिकोरिया के पेशेंट्स हैं, हेडेक के पेशेंट्स हैं, विटिलिगो के पेशेंट्स हैं। तो आप इनका ग्राफ देखिए कि एक महीने में इनका टर्नओवर कितना हो रहा हो। ये सिर्फ ओपीडी के डाटा मैं दे रहा हूँ, आईपीडीज के डाटा और दूसरे अलग। तो दो बातें आप ध्यान दीजिए, एक तो ओपीडी मरीज का टर्नओवर ज़्यादा, और दूसरी बात ये देखिए कि किन मर्ज के अमराज के लिए मरीज आ रहे हैं। इनमें भी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इवन की इन्फेक्शियस डिजीज में जैसे हम नज़ला जुकाम अगर आप कह रहे हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह के जो पेशेंट है इन्फेक्शियस डिजीज कैटेगरी में आता है, इसके पेशेंट हमारे पास बहुत हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। हमारे पास दवाएं हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, हर्बल ड्रग्स हैं जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोविड के दौरान हमने प्रूफ किया इस बात को, कोविड के डाटाज हमारे मौजूद है नेट पे, गवर्नमेंट के साइट्स पर आप जाके देखिए। तो ये सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, किया जा सकता है। और आगे हमें उम्मीद है, आप लोग आए हैं, मेहनत करिए, पढ़िए, सीखिए और अपने सीनियर से इस्तेफादा हासिल करिए और देखिए कि हम कैसे काम कर सकते हैं। अब ये लास्ट में मैं यहाँ पे आपको एक डाटा शो करना चाहूँगा। CSIR
सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए की तरफ से एक बॉडी बनी है आयुष सिस्टम मेडिसिन के लिए, दैट इज नॉन एज TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसका काम ये होता था, इसको बनाने का मकसद ये था कि एक टाइम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि अमेरिका की बहुत सारी मेडिकल फार्मा कंपनीज ने करेले को, नीम को और दूसरी ऐसी मेडिसिनल दवाओं को पेटेंट करने की कोशिश करी, पेटेंट कर भी लिया। तो उस वक्त हमारे यहाँ ये बात उभर के आई कि हमारे यहाँ तो ये ऑलरेडी मेडिसिनल यूज हो रही है, हमारे आयुर्वेद में, यूनानी में बहुत सारी दवाएं, ये सारी चीजें ऐसे दवाएं इस्तेमाल होती हैं, तो इनको कैसे पेटेंट किया जा सकता है। तो उस चीज को बचाने के लिए, उस बायोपायरेसी से को लड़ने के लिए ये बनाया गया TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसका काम ये था कि जितना भी हमारे पास लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर मौजूद है, आयुर्वेद का, यूनानी का, सिद्धा का, इन सब को ट्रांसक्राइब करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यकजा करना, इकट्ठा करना और जमाने के सामने लोगों को बताना ये बात कि हमारे यहाँ, हमारी किताबों में ये चीज मेंशन है। कैसे पढ़ें, कोई बाहर का आदमी तो अरबिक नहीं जानता, बाहर का आदमी तो संस्कृत नहीं जानता, हमें कैसे पता। तो हमने उसको डिजिटलाइज किया, हमने TKRC एक वो बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर हमने सारे अपने ट्रांसक्रिप्शंस को डाला, उसमें उनको सारे फॉर्मुलेशंस को अपलोड किया ताकि ज़माने को पता रहे कि हमारे यहाँ ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं और इस पर इस्तेमाल हो रही हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ ये बताना चाहा था कि बायोपायरेसी के ऊपर इसी TKDL में एक सेक्शन और है जो कि पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज से डील करता है, पेटेंट ऑफिसर से डील करता है। मैंने भी यहाँ पे 2 साल काम किया है ड्यूरिंग माई जॉब एट दिस TKDL। मैं वहाँ पे इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डिपार्टमेंट था, उसी में एनालिसिस मैनेजमेंट के पोस्ट में मैंने काम किया है 2 साल, और मैं डायरेक्ट डील करता था विद द पेटेंट ऑफिस। मेरे पास 2 पेटेंट ऑफिस थे बेसिकली, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस एंड कैनेडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस। तो हमारा काम ये होता था कि हम इन पेटेंट ऑफिस पे जो पेटेंट फाइल हो रहे हैं डिफरेंट, अलग अलग, खासतौर से वो पेटेंट जो मेडिसिनल पर्पज से या मेडिसिनल ड्रग्स में, हर्बल ड्रग्स के दवाओं के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर या किसी ऐसे फॉर्मुलेशन के ऊपर कोई पेटेंट डाल रहा है जो कि हमारे यहाँ मेंशन है ऑलरेडी, हमें उसको चेक करना होता था कि हमारे यहाँ वो मेंशन है कि नहीं, हमारे पास वो फॉर्मूला या हमारे पास वो दवाएं जिसको और उसी पर्टिकुलर डिजीज में मेंशन है कि नहीं, तो उसको हम चेक करते थे। तो हम उस पेटेंट को स्टडी करते थे और उसके हम प्री ग्रांट अपोजिशन हम फाइल करते थे, हम ये दावा करते थे और हम उनको अपना प्रूफ भेजते थे रेफरेंस के साथ अपने TKRC डेटाबेस से कि ये मेडिसिन हमारे यहाँ इन किताबों में इस फॉर्मूले से, इस मर्ज में ऐसे तरीके से यूज की जाती है, इसका आप पेटेंट नहीं कर सकते। तो नतीजा ये होता था कि उस पे जो है, जो पेटेंट ऑफिस है वो इसको स्टडी करता था और स्टडी करने के बाद इसको जो है रिवर्ट कर दिया करता था, कैंसिल कर दिया करता था। तो जब मैं उसमें काम करता था, मेरे पास 2 पेटेंट ऑफिस बेसिकली थे, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस और कैनेडियन। बाकी और स्टाफ के जो और दूसरे हमारे कुलीग्स थे वो अलग अलग पेटेंट, जैसे यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस है, USPTO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क ये इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया पेटेंट, इस तरह से अलग अलग उस पर काम करते थे। तो मेरे पास 2 डिपार्टमेंट थे, नियर अबाउट 22 प्री ग्रांट अपोजिशन मैंने अपनी तरफ से फाइल करी थी पर्सनली, और टिल डेट जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उसमें से 20 आउट ऑफ 26 के करीब जो है पेटेंट जो है वो कैंसिल किए जा चुके हैं, टर्मिनेट किए जा चुके हैं जो मैंने फाइल किए थे। उसके अलावा ये डाटा आपके पास मौजूद है, नियर अबाउट 293 पेटेंट जो है टिल डेट, जब से TKDL काम कर रहा है अभी तक इतने पेटेंट जो है वो टर्मिनेट किए जा चुके हैं, कैंसिल किए जा चुके हैं, विड्रॉ करवाया जा चुका है। अभी और भी बहुत सारी फाइल, तो 1000 से ऊपर फाइल है, लेकिन काम इतने पे हुआ है, इतने पे रिजल्ट आया है। उसके अलावा अभी TKDL जापान, मलेशिया, डेनमार्क, चिली और दूसरे ऐसे 2023 9 साल के अंदर 300 केसेस तकरीबन हमने कैंसिल करा चुके हैं और 1000 से ऊपर हम फाइल कर चुके हैं। चीज पे हर्बल मेडिसिन केसेस ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कुछ दवाओं की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने पेटेंट लेने की कोशिश करी, जैसे नीम था और करेला था और एक गिलो है, इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, और उसको उन्होंने पेटेंट कराने की कोशिश करी, जिसको हम लोगों ने TKDL के थ्रू कैंसिल करवाया। तो कहने मतलब ये कि एंटीबायोटिक भी अगर हम लोग सर्च आउट करना चाहें तो हमारे यहाँ मेडिसिन के अंदर जो नेचुरल ड्रग्स हैं, जो हर्बल मेडिसिन हैं,
उनके अंदर बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स मौजूद है, तो उस पर भी हम काम कर सकते हैं। बस हमें रिसर्च करने की जरूरत है, रिसर्च करिए। रिसर्च और एनालिसिस जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसी मामले में हम थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी चीज़ें हैं, हमें उसको पढ़ना है, सीखना है और उसको आगे बढ़ाना है। हम छोड़ के बैठ जाए तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा आदमी उसको पकड़ेगा और ऊपर चल देगा, ठीक है। तो इसीलिए अब वो लोग कितना काम कर रहे हैं इस डाटा से आप समझ सकते हैं। मैंने पिछला डाटा आपको दिखाया कि कैसे मरीज हमारी तरफ रिवर्ट हो रहे हैं, कैसे पब्लिक हमारी तरफ रिवर्ट हो रही है, और दूसरा डाटा मैं आपको शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन के लोग, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपनी मेडिसिन छोड़ के एंटीबायोटिक्स को और केमिकल कंस्टिट्यूएंट उनको छोड़ के हर्बल ड्रग्स की तरफ पलट रहे हैं। उसका नतीजा है ये कि हमें इतनी बायोपैरेसी के ऊपर इतना काम करना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें, इन सब बातों को कंक्लूड करने के बाद मैं लास्ट में जो बात आप लोगों से शेयर कहना चाहूँगा, सीनियर होने के नाते, और आप लोग नए हैं, इस बात को समझिए, पढ़िए कि ये सब चीज़ें कहने सुनने बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन काम तभी आएंगी जब आप इसका इल्म हासिल करेंगे। तो अभी इल्म हासिल करने का तरीका आपके पास क्या है कि आप पढ़िए, किताबें आपके पास हैं, क्लासेस आपकी होंगी, आपके अच्छे सीनियर टीचर्स हैं, और बहुत सारे बीच बीच में बहुत से गेस्ट लेक्चर्स आते रहेंगे, उनको सुनिए, गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए, किताबें पढ़िए। नेट का ज़माना, ऑनलाइन जर्नल्स मौजूद हैं, उनको पढ़िए, देखिए, समझिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इन तरीक़ों से आप इल्म हासिल करिए। तो सबसे पहली चीज़ तो अपना सोर्स ऑफ नॉलेज बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप इल्म हासिल करेंगे उसकी मेहनत का कोई बदल नहीं, मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे आप मॉडर्न मेडिसिन के लोगों को देख लीजिए, चाहे फिजिक्स के लोगों को देख लीजिए, चाहे एस्ट्रोनॉमी के लोगों को, चाहे स्पेस साइंटिस्टों को देख लीजिए, मेहनत करने वाले का ही नाम होता है। हर फील्ड में हर जगह लोग मौजूद हैं, लेकिन नाम उन्हीं का चमका है जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने अपने आप में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश करी। तो मेहनत करिए, और बहुत वाइड रेंज है हमारे पास, हमारे पास स्कोप की कोई कमी नहीं है। उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, बस एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है। हमारे अंदर थोड़ी सी कमी ये है कि हमारी अपनी कमजोरी है कि हम एक्सप्लोर करने से थोड़ा सा हम काहिली दिखा रहे हैं। तो एक्सप्लोर करिए। जब इस चीज़ को आप अख्तियार करेंगे तब आपके जो सही मायने में जो आप हकीम जो आप कहा जाता है वो आप बन सकते हैं। नॉलेज आपके पास हासिल हो जाएगी। नॉलेज हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं, किताबें हैं, आप रट डालिए, पढ़ डालिए, क्लासेस करिए, लेक्चर सुनिए, सब कुछ करिए, लेकिन उससे आप तभी बनेंगे, हकीम नहीं बनेंगे। हकीम बनने के लिए इसको, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वो एक्सप्लोर कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर ये 3 फीचर्स होंगी। सबसे पहली चीज़ है ऑनेस्टी। पहले आप ऑनेस्टली अपने दिल पे से ये तयन करिए कि आपको करना क्या है। मैंने जो कुछ लेक्चर आपको बताया, सुनाया, इस सब को सुनने के बाद आप खुद अपना मुआवजा कीजिए, अपने दिल दिमाग को थोड़ा सा हिलाइए, थोड़ा सा झंझारिए, और देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप ईमानदार हैं इस फील्ड में काम करने के लिए, तो ईमानदारी से इस फील्ड में जम जाइए, ऑनेस्टी अख्तियार कीजिए। जब आप ऑनेस्टली इस फील्ड को पकड़ेंगे तब आपके अंदर सलाहियत पैदा होगी कीन ऑब्जर्वेशंस की, आप तजुर्बात करने की, आपको हर चीज़ तहकीक करने की। कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, हर चीज़ में फरमाता है कि गौर करो, तहकीक करो। तो हर चीज़ में आपको तहकीक करनी है। अल्लाह, और इंसानी जिस्म तो ऐसी है जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और इल्म तिब जो है, या तिब यूनानी जो है, या मेडिकल साइंस जो है, ये ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर मरते दम तक, कब्र तक के जाते तक नॉलेज ख़त्म नहीं होगी। हर बार नई चीज़ आपको उभर के सामने आएगी। क्योंकि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया कि यहाँ आपको डील करना अशरफुल मखलूक़ात से, उस क्रिएशन से डील करना है जो कि क्रिएटर की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, जो उसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो अब उस बेहतरीन चीज़ को डील करने के लिए उसमें कितनी बारीकी में आपको जाना पड़ेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मरते दम तक जहाँ आपने ये समझ लिया कि हम तो पास आउट हो गए, हमने डिग्री हासिल कर ली, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, हम हकीम बन गए, हम तबीब बन गए, हम डॉक्टर बन गए, वही आपका फेलियर होगा, वहीं आप गिर पड़ेंगे। तो ये एहसास अपने अंदर कभी मत लाइएगा। ना ही हमें एहसास कमतरी का शिकार होना है कि मॉडर्न वाले हमसे बहुत अच्छे हैं, या फला हमसे बहुत अच्छा है, आयुर्वेद बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूनानी क्यों पीछे पड़ा हुआ है, या नहीं, एहसास कमतरी नहीं करना है। ठीक है, हमारे अंदर कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन उसको ओवरकम भी हमें ही करना है। और दूसरी बात, हमें सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में भी नहीं आना, हमें तुरम खा नहीं बनना है। ये नहीं कि हम हर चीज़ में अपनी पतंग भिड़ाते रहे, ऐसा नहीं है। जहाँ
जैसे ज़रूरत है, मैंने आपको बताया जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ सर्जरी कराइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मरीज आता है, आपने डायग्नोस कर लिया ट्यूबरक्लोसिस, आपके अंदर काबिलियत ये है कि आप उसकी डायग्नोसिस बना लो। मरीज आया, इधर उधर 10 जगह भटक के आखिर में आपके पास पहुंचा, आपने उसको देखा, उसको एग्जामिन किया, उसका इंस्पेक्शन किया, आपको समझ में आ गया मरीज ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है। तो अब उसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है? बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उसको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, डॉट सेंटर पे भेज दें या कैसे भी शुरू कर सकते हैं। अब बजाय आप उसको एटीटी देने के, आप अपने आप में उस्ताद बनने के कि नहीं हम तो यूनानी दवाओं से होम्योपैथिक ठीक कर देंगे। अब आप अपनी दवाएं चलाया जा रहा मरीज जो है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 चलता अल्टीमेटली मौत हो गई। तो बजाय उस मरीज को मारने के बेहतर है आप उसको, यहाँ पे आपको एहसास कमतरी में भी नहीं जाना है और आपको वो भी नहीं करना है, सुपरफिशियल उस पर भी नहीं आना है कि हम कुछ कर देंगे। नहीं, जहाँ एटीटी की जरूरत है वहाँ एटीटी दीजिए। जहाँ हाँ एटीटी के साथ आप एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे जो एटीटी के साइड इफेक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए आप हमारी अपनी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्योंकि एटीटी दवाएं हेपेटोटॉक्सिक होती हैं। आप हमारी लीवर प्रोटेक्टिव दवा, हमारी जो हर्बल ड्रग्स हैं उनको यूज करिए। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। जहाँ सर्जरी हो तो वहाँ सर्जरी कराइए, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आप करिए, और ऑब्जर्वेशन के बाद जब ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक्सपीरियंस का मादा पैदा होगा। आप एक्सपीरियंस आपको होगा, सीखते चलेंगे, एक्सपीरियंस नए नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो अल्टीमेटली आप एक फाइनली आपके अंदर एक विजडम डेवलप हुआ, और दैट विजडम इज नॉन एज हिकमत। और जब ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाए देन यू कॉल है हकीम। उससे पहले तक आप तबीब ही ठीक है। पहले कम से कम तबीब बनिए, हकीम बनने में उम्र गुजर जाएगी, पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन कोई हकीम नहीं बन सकता। इसलिए जो लोग खुशफहम होकर अपने आप को और सीना तान के चलते हैं कि हम हकीम हैं, दे आर नॉट हकीम, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो पहले इल्म हासिल कर लिए, आप तालिबे इल्म रहेंगे। मैंने कहा कब्र तक आप तालिबे इल्म रहेंगे। मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हमेशा तालिबे इल्म रहेगा। अल्लाह ताला इल्म अता करे, लोगों को समझ अता करे, विजडम अता करे, हिकमत अता करे, वो उसकी दुआ करते रहें और कोशिश करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए और अपना पेशेंटली इतना टाइम देने के लिए। आई होप तो यहाँ पे मैं अपने टॉपिक ख़त्म करूँगा, और आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन पूछा ऐसे बोलने में रह गई तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम अहमद साहब। आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में तिब की तारीफ़, तिब के मुख्तलिफ अज्जा और तिब की तारीख़ी इर्तिक़ा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड उसके स्कोप एंड उसकी नेसेसिटी पर बहुत ही मुख्तसर और जामे अंदाज में आपने हमारे सामने लेक्चर रखा। उम्मीद है कि तलबा को आपका लेक्चर बहुत ही पसंद भी आया है और समझ में आया होगा। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर सवाल करें। अपना माइक ओपन कर लें, और आप लोगों के जहन में कोई भी सवाल हो, जाहिर सी बात है कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप बहुत ही इल्मी और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे। आपके जहन में कुछ भी इस लेक्चर के से मुताल्लिक, तिब से मुताल्लिक कुछ भी सवाल अगर आपके जहन में आता है तो फ़ौरन बिला किसी झिझक के फ़ौरन तो आप सवाल करें, पूछें, क्योंकि ये कहा जाता है कि सवाल और निस्फुल इल्म, सवाल करना जो है वो आधा इल्म है। तो अगर हमें कोई नॉलेज हासिल करना है तो सवाल अगर हमारे जहन में है तो फिर उसका नेक्स्ट पोर्शन भी हमें आ जाता है। तो सवाल पूछने की आदत डालिए और सवाल ज़रूर कीजिए। सर क्या ट्यूमर का इलाज है यूनानी में? किस चीज़ का? ट्यूमर का इलाज यूनानी में है, और उसमें ये है कि ट्यूमर किस स्टेज का है इस पे डिपेंड करेगा। बेसिकली जो हमारे यहाँ जो मेंशन किया गया है ट्यूमर के मुतालिक 3 स्टेज बयान की गई है, स्टेज 1, 2, 3 करके, और उसमें यही कहा गया कि पहला दर्जा जो है, जो स्टेज 1 है, उसके अंदर अगर मर्ज पैदा हो रहा है तो उसको इलाज किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे ये कि वहाँ पे डायग्नोसिस दुश्वार होती है, आदमी प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं हो पाता, पता नहीं चलता है। स्टेज 2 में जब ट्यूमर पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, उस स्टेज में पता तो चलता है, लेकिन फिर वहाँ पे इलाज थोड़ा सा दुश्वार होता है। इलाज है, बेशक इलाज है,
उसके लिए आपको मालियात से कंसर्न करना पड़ेगा, मालियात के जो टीचर्स हैं उसके उसमें देखिए, काफ़ी सारे इलाज हैं, कर सकते हैं आप ट्यूमर्स का इलाज। ठीक सर, थैंक यू। Anyone else? कोई और सवाल? शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब कि आपने अपने मसरूफ़ तरीन औकात में से कुछ वक्त हमारे तलबा के लिए आपने निकाला। हम आपके बहुत ही मशकूर और ममनून हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से इस्तेफ़ादा करते रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये रेड वाला चल